अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, पहली एक वार्निंग दे दें, अगर तो आप कराची में कुछ दिनों पहले एक डायरेक्टिव आया था कि एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आपकी फ़्लाइट्स वगैरह हैं तो कोई लिटरली लोकल आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट भी है तो उसके लिए भी 3 घंटे पहले निकले एंड ऑल दैट, वो सब कुछ तो चल ही रहा था एंड आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग इट। उसके अलावा आज ये आइडियाज़ डिफेंस एग्जीबिशन जो है वो स्टार्ट होने, इट्स अ मेगा इवेंट, वो स्टार्ट हो रही है इन कराची, जिसके लिए कोई मेजर किस्म का रूट प्लान दिया गया है। बिकॉज हम पिछले कुछ सालों में देखते रहे हैं कि लोग बड़े कंप्लेन करते हैं कि जी हम ट्रैफिक में फंस गए और घंटों फंसे रहे एंड ऑल दैट, वो अभी भी हो सकता है इफ़ यू डोंट फॉलो द रूट प्लान। सो जो आपको डायरेक्शंस दी गई हैं, जो टाइम बताया गया है, उसको आप फॉलो कीजिए ताकि आप खुद भी तकलीफ से बचें और ये इवेंट भी सक्सेसफुल हो। सो बहुत सारे गैर मुल्की मंदूबीन आ रहे हैं, दुनिया भर के मुमालिक इस डिफेंस एग्जीबिशन में अपनी मसनूआत भी एग्जिबिट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी शानदार चीज़ें दुनिया के सामने पेश कर रहा है। सो यू नो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। इट्स अ 4-day इवेंट और फिर लास्ट डे जो होता है वो फिर ओपन टू पब्लिक भी हो जाता है, तो लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन आपको पता है रजिस्ट्रेशन होती है, ऐसे ही आप बिना प्लान के नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एयर शो टाइप भी है, आपको पता है ना? बिल्कुल वो भी है। और एयर की आप बात कर रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज भाई कराची और लाहौर में ज्यादा फर्क रहा नहीं है। इनफैक्ट कल एक पॉइंट पे तो कराची ज्यादा था, आज कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। और अगर आप सुबह सुबह दौड़ लगाएं समंदर के पास या किसी भी ऐसे मकाम पे जहां आपको खुली जगह नजर आएगी तो आपको एक तय आलूदगी की एक लेयर बाकायदा बिल्डिंगों के बीच में बनी हुई नजर आएगी वाज़े तौर पर। सो वो भी एक इसका मतलब ये भी हुआ कि लेकिन इसका मतलब ये भी लाहौर नीचे आया। हाँ, लाहौर नीचे आया है। तो जो भी काम हो रहा है, समथिंग इज वर्किंग आउट देयर एंड वी हैव टू से इट, क्योंकि हम ऑब्वियसली आपको एक डेली रिपोर्ट तो दे ही रहे होते हैं। समथिंग इज वर्किंग आउट बिकॉज बहुत बेहतर मामला हुआ है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू दिल्ली। वरना आपको पता है कि दिल्ली और लाहौर एक ही जैसा रहता था। ज़ाहिर है हुकूमती मेजर्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ एक जो हवाओं का फिनोमेना होता है उसका भी किरदार है। फिर एक बहुत बड़ी खबर ये है कि 24 आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। एक मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए एक हाई लेवल का राब्ता हुआ है। अंसार अब्बासी साहब जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है न्यूज़ के, उनकी खबर है और उन्होंने कहा है कि भाई हाई लेवल राब्ता हुआ है हुकूमती शख्सियत और PTI के दरमियान, और इसके नतीजे में अगर बात बन गई तो ये 24 की जो कॉल है इसे मुलतवी भी किया जा सकता है। इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज वो लग रहा था ना कि 24 तो होना ही होना है और हम हटेंगे भी हिलेंगे भी नहीं इस्लामाबाद से जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। लेकिन अब लग रहा है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, किसी सतह पे एंगेजमेंट शुरू हो गई है। वील टॉक मोर ऑन दैट लेटर। जरा क्रिकेट पे आए, जरा दुखड़ा अपना शेयर कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 सीरीज में वाइट वॉश शिकस्त से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज हम जीते थे ना, उसका मजा अब थोड़ा सा डैम्पन कर दिया है। और तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टीम को आउट क्लास कर दिया और ये पहली बार हुआ है कि 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये पहली बार हुआ है बाय द वे, कोई एक तो जीत ही जाते हैं। खैर एनीवे, कौमी टीम जो है वो लड़कर हारती तो शायद इतना अफसोस ना होता, मगर बैटर्स की मायूस कुन और नाकिस परफॉर्मेंस का तसलसल आखिरी मुकाबले तक टूट नहीं पाया। पूरी टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर चलती बनी। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बाबर आजम 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। ये जरा एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाली है। एक तो हम इतना कोई स्कोर कर ना पाए और अगले ने तो मतलब लिटरली 10-12 ओवर्स में कहा ये लो जी फड़का दिया, जिसको कहते हैं। कप्तान रिजवान भी तस्लीम कर रहे हैं कि बैटर्स के मसाइल हैं। सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक पाकिस्तान जीते ही नहीं है। इससे पहले वो ODI था तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आ रही थी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कि यार किस तरफ हम किस रुख में जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ से भी अभी अगर हम आपको देखें, जैसे आज जानदाद खेला है, हसीबुल्ला खेला है, उस्मान खान आया है, हमें भी ये पता है कि हमारे कुछ बैट्समैनों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, बाउंसर्स का होगा, बाउंस का होगा, तो उनको अभी थोड़ा सा शायद इनको ये मजा भी हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इस चीज़ होगा। मगर आहिस्ता से हमारे पास T20 में टाइम है चीज़ों को पकड़ने के लिए, किस तरह हमारी टीम अच्छी शेप में आ सकती है। दूसरी तरफ भारत के पाकिस्तान आने का मामला अभी तक लटका हुआ है, लेकिन चेयरमैन PCB ने कल वाजे कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। इंशाल्लाह भारत को कोई मसला है तो भी पाकिस्तान से बात करें, हम उनका मसला हल करेंगे। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे
और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कल एक और पेशरफ्त ये हुई है कि पीसीबी ने आकिब जावेद को बुरी तौर पर पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है और मुस्तकिल हेड कोच जो है उसकी सिलेक्शन का अमल जो होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही इस किस्म की चीज़ें होंगी। अच्छा जी, अब ये सारी बातें करनी है, सूरत हाल पर बात करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई थैंक यू। राशिद भाई ऑब्वियसली हम सारे भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब भी हैं जी, भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग। राशिद भाई गुड मॉर्निंग। राशिद भाई मतलब ओवरऑल अब क्लीन स्वीप हुए हैं हम और बुरी तरह हारे हैं। एक वनडे सीरीज कामयाबी से हमने लड़ी, जीती और उसके बाद ये हशर, मतलब एकदम हम 180 डिग्री कैसे बदल जाते हैं? बात है कहने की कि वो फिर लगना स्टार्ट हो जाता है कि वनडे सीरीज जो थी वो तुक्का था, हालांकि बड़ा जबरदस्त हमने खेला था, लेकिन उसके फौरन बाद जीती है। हाँ, लेकिन उसके फौरन बाद फिर ये T20 तीनों एक भी मैच ना जीत पाए। गलती क्या की हमने? वनडे में थोड़ा टाइम मिल जाता है बैटर्स को, बॉलर को सोचने का, कुछ बॉल ड्रॉप करनी होती है, टारगेट होता है, उसको हम लेके चलते हैं। इसमें हर दूसरी बॉल के बाद आपको हिट लगानी है। कुछ नए प्लेयर्स थे जिसका बाउंस का नजर आया, हमें सबको नजर आया, तकरीबन सारे बाउंसर पे टारगेट किया, उनके शोल्डर हाइट, उनके हेलमेट के हाइट पे बॉल की गई। साहबजादा फरहान बहुत ज्यादा रन करके गए, तीनों दफा आप देखें शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर पे उनको आउट किया। बहुत सारे प्लेयर्स को इश्यूज आए कि उनको ये सोच होती थी कि उनको बाउंसर होने वाली है। सलमान अली आगा जिस तरह से आउट हुए वो कमिटी नहीं कर पाए, लेग बी 4 हुए। तो हमारी गलतियां इसमें है कि हमने बहुत ज्यादा यंग प्लेयर खिलाए। T20 फॉर्मेट में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हमें आमिर जमाल को इसमें रखना चाहिए था, हमें साइम अयूब को रखना चाहिए था। 2-3 ऐसे प्लेयर्स होते जो कि काफी अरसे से टीम के साथ चल रहे हैं। ये नहीं कहते कि सबको ही ले लेते, लेकिन इन प्लेयर्स को रखना चाहिए था। बाउंसर अब जो प्रैक्टिस का रुझान हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, ये ख्वाहिश होते हैं कि हम लो बाउंस पे प्रैक्टिस करें, और जब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है बाउंसर की तो आप अवॉइड करते हैं कि लग जाएगी, आगे मैचेस है। शायद ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ T20 क्रिकेट में आया है, बाउंसर्स को खेलने का, जिसकी वजह से जो हमारा सबसे अच्छा फॉर्मेट होता था हम उससे पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन राशिद भाई, बहुत से लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि अगर हम इंडिया को भी देखें, जो उनकी T20 टीम अभी लेटेस्ट बनी है वो सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब हम इतना न्यूबीज तो नहीं कहेंगे, IPL में तो खेलते ही रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के अलावा तो ज्यादातर नए यंग लोग। और ऑस्ट्रेलिया की साइड भी मतलब ठीक है उनकी होम कंडीशंस थी, लेकिन उनके भी नए लड़के थे। नए हो, लेकिन हम सिलेक्शन ये वो करें जो कि शॉर्ट पिच बॉल को डिलीवरीज को अच्छा खेल सके। कट एंड पुल मेन है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो। हम अगर आप बाउंसर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन बाउंसर को सबसे अच्छा खेलते हैं बाउंस बॉल को, और पाकिस्तान भी मैनेज कर सकता है वनडे में और टेस्ट मैच में। यहाँ पे आपको क्रॉस हिट मारनी होती है, जिसमें मोस्टली प्लेयर्स क्रॉस हिट मारते हुए आउट हुए। इसका मतलब बाउंस और पेस को जज नहीं कर पा रहे। इंडिया की बात की, तकरीबन सारे प्लेयर, एक जमाने में उनका वीक पॉइंट शॉर्ट पिच डिलीवरी होता था 80s 90s में, वो बाउंसर को सही खेल नहीं पाते थे, लेकिन तेंदुलकर के आने के बाद उसको मैनेज किया उन्होंने, उसकी प्रैक्टिस की, और उन प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं जो कि इंजमाम की तरह या सईद अनवर की तरह शॉर्ट पिच को अच्छा खेल सके। जो हमारे पास प्लेयर आप देखेंगे वो शॉर्ट पिच डिलीवरी को बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए मैनेज करते थे। आपने कुछ सिलेक्शन के भी इश्यूज का, राजपे आपसे भी ये पॉइंट लेंगे, मतलब बहुत से लोग फखर को भी याद कर रहे हैं, जाहिर है फखर की बड़ी हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। भट्टी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, साइम को भी हमने, साइम जब नहीं थे सीरीज में, एज इन वनडे के बाद जब चले गए थे वापस, हम तो तब से उन्हें याद कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, एटलीस्ट वो दोनों होते भी। तो ओवरऑल द प्रॉब्लम इज बिगर देन फखर एंड साइम, आई बिलीव।
जी भट्टी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है। राशिद भाई ने बैटिंग की बात की, फील्डिंग इस सीरीज में हमारा बहुत बड़ा इशू रहा। फिर वनडे सीरीज जो हमें जितवाई वो हमारे बॉलरों ने जितवाई, लेकिन इस T20 सीरीज में आप देखें शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं 3 मैचों में 1 विकेट ले सके, बहुत रन और उनका जो इकोनॉमी रेट था वो 11.88 था। हारिस रऊफ उन्होंने 5 विकेट जरूर दी, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट जो था वो 10.80 था। तो मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट में एक तो हम बेहतर सिलेक्शन नहीं कर सके, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल हमें आउट क्लास कर दिया। या तो हम टेस्ट सीरीज जीते हुए थे, फिर वनडे सीरीज जीती, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन एक नई टीम के सामने हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हमने समझा कि अब ये तो हमारे हाथ में सीरीज है। अब आप देखें ना, बैटिंग के जो आदाद शुमार भी आपसे शेयर करूं कि 3 मैचों में 1 पाकिस्तानी बैट्समैन था उस्मान, जिसने 50 रन बनाए, वरना कोई पाकिस्तानी बैट्समैन 50 रन क्रॉस नहीं कर सका। लेकिन एक उस्मान की 52 रन की इनिंग्स है, लेकिन टोटल 3 मैचों में उन्होंने 59 रन बनाए। बाबर आजम ने कल 41 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम ने टोटल 47 रन 3 मैचेस में बनाए। तो ओवरऑल पाकिस्तान का पूरा शो था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अब नए हेड कोच आए आकिब जावेद, वो चूंकि सिलेक्शन कमेटी में भी थे, उनके लिए काफी सीरियस किस्म के ओडीआई में हमने देखा कि ओपनिंग बैटर्स और जो वो चलते थे और उन्होंने ही काम संभाल लिया। और अब हमने T20 में आके देखा हमारा मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल भी इट रियली नीड्स वर्क अपॉन। दूसरी कोलैप्स ही कर गया आप तो कहते हैं। हमारे ओपनर्स नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर ने तो किया ही नहीं। एंड द आइडिया एंड द कॉन्फिडेंस, राशिद भाई आप बताएं कि रिजवान वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्ले यस्टरडे, मतलब कप्तान का ना होना भी आपको लगता है कि इस पे काफी फर्क पड़ा है कल के मैच की रिजल्ट पे? देखिए फर्क पड़ता है फ्यूचर के लिए कि सारी पावर जो है सिलेक्शन कमेटी ने ले ली, वो टीम भी वही बनाएंगे, इसलिए मैं रिजवान को ब्लेम भी करूंगा। सिलेक्शन कमेटी, एक तो ये जो टीम है, ठीक है वनडे टीम हम जीते, टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन यहाँ पे डिजास्टर हुआ है और दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फॉर्मेट जो है वो T20 हो गया। और हम T20 में ही वर्ल्ड कप में भी आप देखें जो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में हुआ, हम बहुत जल्दी बाहर हो गए थे। इसमें बहुत तवज्जो की जरूरत है। रिजवान का बाहर होना समझ से बाहर था थोड़ा सा, लेकिन हमें आइडिया हो गया था, क्योंकि जो डिसीजन लिए जाते हैं, हम लोग अचानक डिसीजन ले लेते हैं कि कप्तान चेंज कर दे, हम कलेक्टर चेंज कर दे, हम कोच चेंज कर दे। मेरे ख्याल से रिजवान को खेलना चाहिए था, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि पावर सारी सिलेक्शन कमेटी के पास है। अब आए आकिब जावेद, जिन्होंने हमारे दोस्त यार हैं और उन्होंने ही सारी पावर ले ली थी, जैसन गिलेस्पी से ले ली थी या गैरी कर्सन के जाने की वजह बनी। अब वो हेड कोच आए अबूरी, क्या वो पावर उनके पास होंगी? और प्रेस रिलीज में है जी वो पावर उनके पास होंगी। तो अगर अपने पास पावर रखी है बेस्ट डिसीजन के लिए, तो उनसे वो पावर क्यों ली गई थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। ये मेरे ख्याल से पीसीबी को इसको रिव्यू करना चाहिए। जो जिस तरह से आपने रेड बॉल को पावर पहले दी हुई थी वही देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कप्तान को बिठाने का हक रखते हैं तो इस तरह से टीम नहीं चले जाएंगी। ये फिर आपको भी अगर सलमान उनके फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है तो आपको लगता है अकबर भाई कि ये फ्यूचर प्लान ठीक है या डायरेक्शन सही है? सलमान हैज द पोटेंशियल टू लीड द टीम इन T20 आगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक है T20 खेल सकते हैं कि बहुत जरूरत पड़ जाए, प्लेयर्स आपके पास नहीं है, 10-20 प्लेयर कहीं चले जाएं तो जगह बनती है उनकी। अदरवाइज वो जिस नंबर के वो प्लेयर हैं, वहाँ ऑलरेडी हसीब खेल रहे हैं, वहाँ पे उमर बिन यूसुफ है नए प्लेयर, वहीं पे उस्मान है, तो वहाँ इनकी जगह बनते नहीं, क्योंकि ये नंबर 3 पे खेलते हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। जो डोमेस्टिक में 2022-23 में क़यादत की उन्होंने, लाहौर की नॉर्दर्न की या किसी टीम की, वो सेकंड स्टेज पे नहीं आ पाए। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। क्या मसले थी हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स ये मसले पता नहीं आगे जिम्बाब्वे तक हमें मतलब ये लेके जानी पड़ती है या नहीं। आउट ट्राई कर लें, क्योंकि हम सीरीज तो हार चुके ही थे T20 की विद ऑस्ट्रेलिया। तो क्या ये कहना भट्टी साहब सही होगा कि ट्रायल हो रहा था कि हाउ अबाउट हिम लीड इट और रिजवान को रेस्ट दिया जाए? और आगे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो बनता है जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा है कि जिम्बाब्वे के टूर में क्या करेंगे क्या?
देखिए फिर मैच के बाद अब्दुल्ला हुमा रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर ये कहा गया कि नहीं, हम यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहते थे, इसलिए मैं आज का मैच नहीं खेला। लेकिन सलमान अली आगा की जहां तक बात है, इस फॉर्मेट में राशिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही। उनको जबरदस्ती कप्तान बनाकर पाकिस्तान टीम पर मुसल्लत किया जा रहा है। या तो चले उनकी परफॉर्मेंस हो तो उनको कप्तानी आप दे दें, वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। कप्तानी में भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड माजी का है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर जिम्बाब्वे में जहां वो कप्तानी करेंगे, कल जिम्बाब्वे ने भी सिकंदर रजा की कप्तानी में अपनी 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। तो जिम्बाब्वे होम ग्राउंड पर इतनी आसान टीम नहीं है जितनी हमने समझी है। हमने बाबर आजम को भी जिम्बाब्वे में रेस्ट दिया है, हमने रिजवान को भी रेस्ट दिया है, शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं होंगे, नसीब शाह भी नहीं होंगे, बिल्कुल एक न्यू लुक टीम होगी। तो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को हमने एकदम से मैदान में उतार तो दिया कप्तानी का ताज के सर पे पहनाकर, लेकिन उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन फिर एक और क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लंडर किया है कि हमने कल T20 सीरीज खत्म की है, बजाय ये कि हम जिम्बाब्वे जाके फौरन T20 सीरीज खेलते हैं। जिम्बाब्वे में अब हमें पहले वनडे सीरीज खेलनी है, उसके बाद T20 फॉर्मेट में आना है। तो हम T20 ही कंटिन्यू कर लेते ताकि वो ब्रेक ना होती। और वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है राशिद भाई कि व्हाई नॉट, मतलब ठीक है जिम्बाब्वे को किसी को भी आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें इन लोगों को भी तो आजमाना है ना कभी ना कभी। हम सुफियान की बात कर लें, हम जहादात की बात करें, इन्होंने हमें मायूस नहीं किया, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। एंड पीपल आर स्टिल, कल के 41 रन के बाद भी लोग सवाल कर रहे हैं कि बाबर को अब T20 आगे मजीद खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है उन्होंने कल रन बना लिए, लेकिन उसके अलावा आप देख लें क्या किया है। जी आजमाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन क्या ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, ये देखना होगा कि हमारी फील्ड है ये, हमें बहुत सारी चीजें पता है जिनके नाम नजर नहीं आ रहे, जो कि हमारे T20 का हिस्सा हो सकते हैं। तो क्या उनको क्यों नहीं वही बात वहीं पे आ जाती है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं PSL में, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो इनकी सऊद शकील की एज ए ओपनर थी, उनको क्यों नहीं लिया। सऊद शकील ही की वनडे में परफॉर्मेंस थी, उनको क्यों नहीं लिया गया। तो अगर एक प्लेयर जो टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक में PSL में, ताइम अयूब है, उसको भी अगर पेशावर दलमी से देखते हैं बेहतरीन परफॉर्मर था, तो उसको क्यों नहीं लिया गया। एक टॉप परफॉर्मर नहीं आ रहा, एक तीसरे जो कि 12वें नंबर पे है डोमेस्टिक में बैटिंग की लिस्ट में, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो सवाल तो उठते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे जाना है तो मैं ये नहीं कहता कि आप सभी को ले लो। अब्दुल्ला शफीक को आप दोबारा ट्राई कर सकते थे, यार ये प्लेयर है, फखर का नेमो बदल हो सकता है, ये वैसे नहीं टेम्परेरी तौर पे। ताइम अयूब हो सकता है, सऊद शकील हो सकता है, और दूसरे फखर जमान को आपने सजा दी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या उसके बगैर आपकी T20 के फॉर्मेट में जो टीम खेल रही है वो कंप्लीट लग रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फखर के बगैर जब तक वो हैं अवेलेबल हैं खेल सकते हैं, तो उनको जल्दी से बिल्कुल आजमाना चाहिए। जी बिल्कुल, जल्दी से भट्टी साहब ये भी बता दें कि आपको लगता है कि ये जो जिक्र हो रहा है सऊद शकील या साइम अयूब वगैरह के, ये चेंजेस हम जिम्बाब्वे क्या जो सेटअप होगा उस टीम में देखेंगे या फिर जो है वो ही जाएगा आगे? नहीं, वहाँ अब तो टीम अनाउंस हो गई है। अब तो अगर वो अनफिट हो गया तो टीम में शामिल होगा, अदरवाइज लग नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें देखें पैनिक बटन किस तरह दबा के 2 मैच हारने के बाद कप्तान को कल बिठा दिया गया। तो हो सकता है, लेकिन इसके इम्कान बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। और एक खबर ये भी है कि PCB ने मोहम्मद यूसुफ इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, और मोहम्मद यूसुफ ने चंद रोज़ कबल, आपको याद होगा, ज़राए बता रहे हैं, बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था और नई जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, ये कहना है PCB का, ज़राए से हम तक की रिपोर्ट हो रहा है। मोहम्मद यूसुफ को 2-3 जिम्मेदारियों की पेशकश की जाएगी और मोहम्मद यूसुफ को किसी एक जिम्मेदारी का इंतखाब करना होगा। सो उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की जाएंगी, कुछ पोजीशंस ऑफर की जाएंगी, और उसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि प्लीज़ ज़रा किसी एक पे गौर कीजिए। अच्छा, ये हो गई क्रिकेट। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल मेंस डे। डिड यू इवन नो अबाउट दैट? क्योंकि विमेन का तो आपको पता है ना कि बड़े फैनफेयर के साथ होता बनाया जाता है, हाँ। लेकिन आज शायद आपने कहीं जिक्र भी नहीं सुना होगा इससे पहले, जब हमारी गुफ्तगू करने से पहले, कि ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन का मौजू है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, यानी मुस्बत मर्द रोल मॉडल्स। हम वैसे तो रोल मॉडल्स की बात करते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सबकी बात करते हैं, लेकिन स्पेशली
those men who are mentally sound, healthy, have successful careers and relationships equally important, क्या वो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, मिलवा सकते हैं? हाँ, साथ ही ये दिन जो है मनाने का मकसद मर्दों की जहनी सेहत के बारे में खुलकर गुफ्तगू करना है और ऐसा मददगार माहौल फराहम करना है जहां मर्द जो हैं वो तरक्की कर सकें। यह हकीकत है कि मर्दों की जहनी सेहत ऐसा इशू है जिस पर बहुत कम बात होती है। हालांकि जनूब मशरकी एशिया में मर्दों की औसत खुदकुशी की शरह जो है वो मर्दों की आलमी औसत से तकरीबन 12% ज़्यादा है। यानी हमारे यहाँ हमारे खित्ते में मर्दों की खुदकुशी की शरह 12% दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान भी ऐसे ही मुल्कों में शामिल हैं जहाँ मर्दों का जहनी सेहत या जहनी मसाइल के लिए मदद तलब करना कमज़ोरी से जोड़ा जाता है। मर्द पर माशी बोझ होता है, समाजी बोझ है, सकाफती बोझ तो बहुत ही ज़्यादा है, सोसाइटल बोझ जिसे कहते हैं ना, माशरे इर्द गिर्द लोग क्या कहेंगे का बोझ। हाँ, हमारे यहाँ ये कुछ जुमले हैं जो बड़े आम तौर पर सुनने को मिलते हैं, लड़कियों की तरह रोना बंद करो या मर्द बनो, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। तो नतीजा ये है कि ऐसे रवैये से ना सिर्फ मर्दों के जहनी मसाइल में इजाफा हो रहा है बल्कि मर्दों में खुदकुशी के इम्कानात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और हम एक तालिब इल्म की एक कहानी जो बल्कि उनकी ज़बानी ही आपको सुनाना चाहते हैं कि उन पे क्या गुजरी। इनका नाम है हैदर हारून और इन्होंने किस तरह मदद लेने का फैसला किया। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड लिसन टू दिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हैदर हारून है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिलकर का जो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके अंदर जो सा है बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जाए, स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किया जाए, साइकेट्रिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया जाए और एक साइकेट्रिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। पाकिस्तान में जब मैं ओ लेवल्स में था 2004 में मैं डायग्नोज हुआ था बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो मैं इस इलनेस के साथ हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PhD तक मैं पहुँचा हूँ इसके होते हुए। मुझे तकरीबन 16 के करीब एपिसोड्स हुए हैं इसके बाइपोलर के, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं हर दफ़ा निकला हूँ और मैंने तालीमी सफ़र को जौन सा है वो अचीव किया है। पाकिस्तान में जो हालात अभी डेवलप हो चुके हैं, आप जहाँ भी देखें हर कोई डिप्रेशन में जौन सा है मुब्तला है, क्योंकि जौन से हालात इन्फ्लेशन है और हर चीज़ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मिलकर फाउंडेशन एक ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है कि जो मेडिसिन भी जौन सी हैं वो उसके जौन सा है हेल्प आउट करें। बिल्कुल, जो मदद मिल सकती है वो हासिल करें और अगर आप इर्द गिर्द किसी को जानते हैं जिसको मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी रहनुमाई करें, एक्नॉलेज करें। इसी तरह के लोग इसी तरह के इश्यूज़ के हल के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां वो अपनी बात कर सकें, लेकिन ये सब इतना दस्तयाब नहीं है। मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का मुश्तरका ये प्लान है, मुश्तरका ये मुहिम है, मिलकर इसको बदलने की हम सब और हम भी इसमें शामिल हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया आज अली अब्बास ने जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अली, थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम निकाला है। क्या मेंटल इश्यूज़ मर्दों के हम अपनी सोसाइटी में देखें, हमारे दिमाग में आती है सबसे बड़ी चीज़ कि इकोनॉमिक प्रेशर्स, अ प्रेशर टू प्रोवाइड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो मर्दों के साथ बहुत है। वही वाली बात होगी ना कि मर्द बनो और तुमसे तो ये भी करना चाहिए और बाहर जाओ रोज़ी कमाओ। ये बहुत बिग प्रेशर्स हैं फॉर पीपल। बिलखुसूस अभी के ज़माने में जब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये ज़ाहिर है इस चीज़ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आपकी जैसे सिंगल अर्निंग फैमिलीज़ से अब लोग डबल अर्निंग फैमिलीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है। पर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो हम प्रेशर के साथ किस तरह डील कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर मेरे जहन में बहुत ज़्यादा प्रेशर एज अ मैन कि मैंने घर का ख्याल करना है और घर में पैसे नहीं हैं या तो मैं सिर्फ ये नहीं कि मैंने घर में सिर्फ राशन लेकर आना है, बट मैंने एक्चुअली लोगों की मैंने अपने घर वालों को प्रोवाइड भी करना है मोर अबव एंड बियॉन्ड जस्ट सस्टेनेंस, राइट, कि मैं उनको कुछ लग्जरीज भी प्रोवाइड कर सकूं कि वो खुश भी हो सकें। जब वो चीज़ें, तो वहाँ से एक सेंस आती है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ एज अ मैन, आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ। वो आपका स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करता है। या फिर ये कि मुझे नहीं पता कि कल, जिस तरह बहुत से लोग रोज़ की दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कल मुझे पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं। आजकल जिस तरह लोग फायर हो रहे हैं, अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो उसका बहुत ज़्यादा हाथ है इन अगर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है,
तो वो स्ट्रेस अपनी जगह है, बट देन उसका मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक है? क्या चीज़ें हैं जो इसे ट्रिगर कर रही हैं? अपने इर्द गिर्द अपना पीयर प्रेशर है कि मेरे दोस्त तो बड़ा तरक्की कर गए हैं, मैं नहीं कर गया हूँ, या सोशल मीडिया में देख रहा हूँ और मैं हर किसी की स्टोरियाँ देख रहा हूँ कि उसकी शादी भी अच्छी चल रही है, उसका कारोबार भी सेट है, या फिर मेरे अपने ही घर में एंड यू नो हम अक्सर औकात बिला वजह बीवियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, वालिदैन बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, माएँ और बाप इतना प्रेशर डाल देते हैं कि तुम निखट्टू हो, नाकारा हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो अपने भाई को देख लो, वो अपनी बहन को देख लो। क्या चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट? ये तीनों चीज़ें करती हैं। अब आप डिपेंड करता है कि किससे बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शेयर्ड एक्सपीरियंस है कि वो सब स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अब जब आप फैमिलीज़ की बात करते हैं तो फैमिलीज़ भी स्ट्रेस में है, राइट? और वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के बजाय वो एक के ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं कि भाई तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। सामने वाला जो बंदा है वो अपने ऊपर फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और उनका है कि मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैंने करना है, नहीं तो इनको भी मैं डिसअपॉइंट करूँगा। मैं घर का ख्याल भी नहीं रख रहा बिकॉज दूसरे लोग भी तकलीफ़ में, मेरी वजह से तकलीफ़ में है। तो मैनी मैन वांट कि वो अपने घर वालों का अगर उनकी तरफ केयर शो करें। बहुत सारे मर्द केयर शो करते हैं एक्शंस के ज़रिए कि वो उनके लिए कुछ कर सकें। तो जब उनको ये नज़र आता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे या जो कर रहे हैं वो नॉट गुड इनफ है, या मैं कर रहा हूँ लेकिन घर वाले फिर भी शिकायत कर रहे हैं, फिर भी उनको लगता है ये सही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई नया मसला है, कोई ना कोई नई चीज़ है, स्कूल के जिस तरह अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हर 2 महीने बाद तो फीस बढ़ जाती है। सिस्टम देखा जाए तो नथिंग रियली हेल्प्स। यस, लेकिन जब हम लोगों को कहते हैं कि सीक हेल्प, और अभी हमने एक स्टूडेंट की स्टोरी भी दिखाई है, तो जब हम कहते हैं जी सीक हेल्प, आस्क, तो डज हेल्प मतलब उसमें क्या हेल्प होती है? कोई कॉन्वर्सेशन से इंसान ठीक हो सकता है? सो कॉन्वर्सेशन किस चीज़ की तरफ डायरेक्टेड है इस पर डिपेंड करता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स मर्दों के केस में कॉन्वर्सेशन जब बहुत ज़्यादा शुरू ही जज्बात से हों तो वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग या आउटकम ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन हो कि कैसे हम आपके मसलों को एक्शंस के ज़रिए रिजॉल्व करा सकते हैं, कैसे आपके अंदर खुद मुख्तारी प्रोवाइड कर डेवलप करा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मर्दों के केस में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे इस जहन से आते हैं कि यार बातें करके क्या होना है। जब जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, बिकॉज फीमेल सोशलाइजेशन में होता है कि चलो ख़वातीन आपस में बात करती हैं, डिस्कस करती हैं, एंड देन देयर लाइक अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है, मैं जाऊंगी और अब मैं अपना दिल हल्का कर लूँगी। मर्दों के केस में ये नहीं होता, क्योंकि मेल सोशलाइजेशन में लोग आएँ और अपने दिल की बात करें, दूसरा बंदा कहे हाँ यार हंसी ठट्टा करेंगे, मजाक करेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, मजाक को जनरली हम बुरे तौर पर देखते हैं, बट वो ज़रूरी है। रिसर्च ये बताती है और एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि मजाक एक तरीका है कनेक्शन बिल्ड करने का और तकलीफ को कम करने का, उसमें थोड़ा लाइट मूड लाने का। लेकिन जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो और हम मजाक पे ही रिलाई कर रहे हैं तो वो दब जाती है। Speak to somebody and you need to let it out. बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास, thank you for being with us. ये हमने सिर्फ टच अपॉन की है ये सब्जेक्ट, so at least we'll talk about it more in our upcoming shows. Male child upbringing is very important. So अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा लड़का है, उसको जब आप बड़ा कर रहे हैं तो ये ट्रॉमास तभी से डेवलप होना शुरू होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि आदमी है या लड़का है तो इसको तो कोई मसले नहीं हो सकते ना, होते हैं, और इसको एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करें। ये लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ इज अ मसला। पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस अ वेरी ओवर सेंसिटिव मेल चाइल्ड। उन्हें लगता है पता नहीं क्या मसला है। इट इज़ ओके अगर आपका लड़का, आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव है। हम आने वाले दिनों में इस पर डिटेल पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद में फैसला कुन सियासी जंग लड़ने जा रही है। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमा पर वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा पार्टी टिकट और ओहदे सिर्फ उसी को मिलेंगे जो ना सिर्फ एहतजाज में फ्रंट फुट पर होगा बल्कि सबूत के तौर पर वीडियोज़ भी भेजनी पड़ेंगी, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी से उतरते हुए। सो उनकी PTI इजलास से खिताब की एक ऑडियो भी सामने आई है। अच्छा जी, हुकूमत एहतजाज की पूरी तैयारी में है, लेकिन नई परेशानी ये है कि इसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर वादा खिलाफियों के इल्ज़ामात लगा रही है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाज अपना नाम भी विथड्रॉ किया। ऑल्दो वज़ीर आज़म ने सागदार को हिदायत की कि रिजर्वेशंस दूर करें, लेकिन PTI रहनुमा अभी भी पेशगोई कर रहे हैं कि नून लीग और PPP का ये इत्तेहाद टूटने वाला है जल्द। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी खबरें आ रही हैं, उनको भी बहुत जल्द
लग पता जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, अब पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर और पीटीआई को कुचलने की आड़ में पाकिस्तान में सियासत का खात्मा हो रहा है। बहुत जल्द पीपल्स पार्टी और नून लीग का निकाह टूटने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर मस्ती ना की तो इंशाल्लाह 24 नवंबर को हमारा पुरअमन आइन कानून के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज का आगाज होगा। अपने ओपिनियंस हैं लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के ख्याल में पीटीआई की ये आखिरी कॉल उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। हुकूमत ने भी आंखें हुई हैं, किसी किस्म की ऐसी शरारत जिसमें पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ख़राब हो और मुआशी इस्तेकाम को नुकसान पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इस माफ़ी जो है वो अपने गुनाहों की सज़ा के बाद ही मिलेगी, माफ़ी ऐसे नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, ये तो है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी शौकत साहब कह रहे थे कि भाई पुरअमन सियासी एहतजाज होगा, लेकिन गंडापुर साहब के मुतादिद सॉर्ट्स हैं, उनकी तकरीरें हैं, उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं कि मारोगे, लड़ोगे, मरोगे। एक तो वो सियासी रिटोरिक है, लेकिन उसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि हमें मारोगे तो हम तो बहुत मारेंगे, एक गोली आएगी तो हम 10 मारेंगे। सो ये जो सारा माहौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना रहे हैं, इसमें कहाँ पुरअमन होने का शायबा हो रहा है किसी को? अच्छा, और ऑब्वियसली अब तो सबूत देने पड़ेंगे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ये भी बड़ा क्लियरली आपको सुना दिया गया है। तो मतलब वो तो गुफ्तगू शुरू यहाँ से करते हैं कि मारोगे, लड़ोगे, मतलब I don't know. अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो मामलात हैं उस पर हम मजीद बात करेंगे और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो मामलात हैं उस पर भी बात होगी। शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ होंगी। गुड न्यूज़, यस, द गुड न्यूज़ इज़ कि पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी होने पर हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा सूबे भर में आज से तालीमी इदारे खोल दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालिब इल्म, टीचर्स और अमला जो है वो लाजमी मास्क पहनेगा। शुक्र है, एटलीस्ट डायरेक्टिव आना चाहिए था। और आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर बदस्तूर पाबंदी है। सो ज़रा कॉशियसली वापस स्कूल जाएं। और सवाल ये हो रहा है कि स्कूल खुले रखते हुए क्या यही इकदाम नहीं किए जा सकते? तो मतलब खुल तो गए हैं ना, तो ये इकदाम हो जाएंगे, लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि कोई फॉलो करने को तैयार है कि नहीं, क्योंकि अभी भी हमें यही पता चल रहा है कि मास्क पे तो मतलब कोई नहीं कोरोना नो कोरोना सियासी जलसा कोई भी कर लें, गर्मी सर्दी, लोग नहीं मास्क पहनते हैं। खैर, अब ये स्मोक का मसला है हुकूमतों का। किसी भी मामले पर सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद करना भी मामूल बन गया है। हुकूमत कहती है ये मुश्किल फ़ैसले हैं जो हमने लेने होते हैं और लेना पड़ रहे हैं। फिर कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहुत ही महदूद कर दी गई, जिसका फिर नतीजा भी देखा हमने। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक मतलब छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बेहतरी आई। कुछ हवाओं का रुख भी तब्दील हुआ, कुछ हुकूमती इक़दाम थे। सो एवरीथिंग कंट्रीब्यूटेड टू इट एंड लाहौर एंड पीपल इन लाहौर आर एबल टू एटलीस्ट दे आर बिट रिलीव्ड, जो कि 1500, 1400, 2000 पे बाज़ इलाकों में बात पहुंची हुई थी AQI की। जी, कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे देते हैं, क्योंकि पिछले घंटे में हमने वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर सुहेल अख्तर से बात की फ्रॉम न्यू दिल्ली, और वो वहाँ के हालात बता रहे थे जो कि दे हैड टू टेक सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो कि वो ले रहे हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है, स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद है, क्योंकि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वी स्टिल मैनेज टू कंट्रोल इट, वो अभी अच्छा मुश्किल, लेकिन एक तालीमी साल जो है वो बहुत ही कम दिनों पर मुहित होकर रह गया है। और जो ए कैटेगरी के स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़ाहिर है उन घरानों से बच्चों का ताल्लुक है कि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी, और मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उन स्कूलों की हैं जो गली मोहल्ले के हैं और जो 2000, 2500, 3000 फीस लेते हैं, जिसमें आपके घर में कोई शायद आपकी मदद के लिए आता हो, उनका बच्चा पढ़ता है, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, रेडी वाले का बच्चा पढ़ता है, फल वाले का बच्चा पढ़ता है। अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वो फीस भी नहीं देते हैं। फिर वो फीस नहीं देते हैं, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, टीचरों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन तालीम का कोई सिलसिला नहीं है। दूसरा मसला ये है कि 365 डेज जो साल के होते हैं उसमें से बमुश्किल 125 दिन ही स्कूल जो है वो खुले रहते हैं, जो भी रीजनिंग हो, और नतीजे में बच्चे ना सिर्फ कोर्स मुकम्मल नहीं कर पाते, एग्ज़ाम्स, नताइज, नई क्लासेस में दाखिलों में ताख़ीर समेत पूरा तालीमी सर्कल जो है वो मुतासर होता है। तो ये भी हमने एक्चुअली फॉर वन रीज़न और अनदर पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अच्छा किया,
ज़्यादातर तालीमी इदारे खोल दिए। अब क्या हमें नए तालीमी कैलेंडर की तरफ भी जाना पड़ेगा? मतलब गर्मियों के मौसम में जो हम 2 महीने की छुट्टियां करते हैं, क्योंकि अब सर्दी में लंबी छुट्टी होती है, तो उसको क्या रिकंसिडर करना पड़ेगा? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता है ये मामला ज़ेर बहस है। फिर इलेक्ट्रिक बसें भी मंगवाई जा रही हैं, उसकी भी तारीफ़ की गई हाई कोर्ट की तरफ से, और ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद वसअत दें। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। बहुत शुक्रिया आज़मा साहब। साहिबा, ज़ाहिर है बड़े मुश्किल दिन और हफ्ते गुजरे हैं लाहौर, गुजरावाला डिवीज़न, रहीम यार ख़ान, मुल्तान, सब जगह पे ही, लेकिन अब अल्लाह ताला का करम है कि कुछ बेहतरी हुई है और उसमें बहुत बड़ा हाथ हुकूमती इक़दामात का भी है। अभी ये जो बेहतरी आई है, क्या सोचा है, इसे कैसे सस्टेन करना है? जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके साथ मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला साजी में आपको गाइड कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? मतलब इसी तरह सिलसिला चल तो नहीं सकता, सो क्या करेंगे? फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, क्या प्लान है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले ये अल्लाह पाक का करम है कि ये हालात जो होते हैं ना, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब कुछ ये उसके बस में है और उस हवाओं का रुख बेहतर हुआ है। उसके साथ साथ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी सीनियर मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है इस स्मॉग को कैटर करने के हवाले से। अभी आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे थे, आपने वो उनके वजीर आला का भी बयान सुना होगा, जो बहुत नॉन सीरियसली वो हंस रहे थे, वो लतीफे सुना रहे थे स्मॉग के इशू पे, जैसे स्मॉग जो है वो स्मॉग है ही नहीं, वो सिर्फ एक शायद बाय द वे वाली कोई बात है जिसको वो बहुत कैजुअली ले रहे थे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब इस वक्त जो भी स्मॉग की सूरत हाल है उस पर डेली आवर बाय आवर जो है वो डिसीजंस किए जाते हैं और लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी खुल गए हैं। उसके साथ साथ जो हमारे होटल्स हैं, जो कारोबारी तमाम तबका है, उसको यकीनन तकलीफ हो रही थी जो आवर्स कम किए गए, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है हमें उसकी तरफ जाना है, हमें बहुत सारी प्लांटेशन करनी है और ऑलरेडी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बहुत सारा काम कर भी रही है, कर चुकी है। प्लांट फॉर पाकिस्तान हमारी एक कैंपेन है जो बहुत तेजी से जो है वो चल भी रही है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसको कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया, जिसके अंदर कोई 300 के करीब जो है पहला फ्लीट इलेक्ट्रिक बसों का जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में वो लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो आपको नजर आएगा और उसके बाद बाकी शहरों में उसको ग्रेजुअली आना है। और उसके साथ साथ जो भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नहीं जाएगा वो भट्टा पंजाब में काम नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर है। उसके अलावा जो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो जब तक अपना पूरा सिस्टम इन प्लेस नहीं करेंगी जो उनको डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कि वो अगर वो मैयज नहीं लेंगे, अगर वो धुएं की जो इमिशन है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको भी काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तमाम तर जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और जो छोटी छोटी चीजें जो है जिसको शायद पहले कभी हमने बॉदर नहीं किया था, जो ये ले जाने वाला वो बजरी और ये सामान ले जाने वाली जो ट्रक होते हैं उनको कवर किया जाएगा, अगर होंगे वो खुद नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैयर्स हैं जो पंजाब में लिए जा रहे हैं। आज़मा साहब टाइमलाइंस बता सकती हैं खासतौर पे? लेट्स बिगिन विद द इंडस्ट्रीज जिनको ये डायरेक्टिव दिया गया है कि अगर आपके वो धुएं वगैरह निकल रहे हैं तो यू हैव टू रिवर्ट टू समथिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है। टाइमलाइन है कि नहीं है? बिकॉज वी आर ऑन अ क्लॉक राइट नाउ, क्योंकि हर दिन तो हम असेस कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने खुद कहा तो कि हर घंटे की असेसमेंट हो रही होती है। तो ये बता दें कि क्या टाइमलाइन है? ये जो ग्रीन आपने बसेस की बात की है, जो फ्लीट 300 बसेस की, वो कब तक आ जाएगी? ये सारा ऑब्वियसली कोई डेडलाइन तो उनको दी होगी कि बाय दिस टाइम यू हैव टू, वरना वी आर क्लोजिंग यू, ऐसा ही हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है उमा, और डेडलाइन उनको ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। जिन तमाम यहाँ तक हमने तो उसको इम्प्लीमेंट किया है कि जो चिमनियां हैं जहां से उनका धुआं निकलता है उसके ऊपर एक कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। उसके बराबर में बिल्कुल पैरेलल एक कैमरा लगा हुआ है जिसको कंट्रोल रूम के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पर भी किसी फैक्ट्री का धुआं जो है वो ब्राउनिश या ब्लैकिश की तरफ जाता है, फौरी तौर पर जो है उसको कॉन्टेक्ट किया जाता है उस फैक्ट्री को और उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है।
जाता है। सो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के हवाले से दो तरह के हमारे प्लान है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। और इसमें ये बात मुझे जरूर कहनी चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे भट्टा मालिकान हैं उन्होंने भी, और जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए बहुत सारे जो उनको SOPs दिए गए थे उसको फॉलो कर लिया है। ग्रीन बसेस की जहां तक बात है, इसके ऊपर ये आज नहीं हुआ है, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज से कोई 3-4 महीने पहले इसके ऊपर जो है इसकी मंजूरी हुई थी। और ये जाहिर है क्योंकि हमें बाहर से मंगवानी है और उसको आते हुए टाइम लग जाता है, बट हमें दिसंबर की डेडलाइन जो है वो दी गई थी कि दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह ये फ्लीट जो है ये पहुंच जाएगा। और होपफुली जो है वो ये फ्लीट के पहुंचते ही बहुत सारे बेहतरी आएगी। जो स्टेबल बर्निंग है उसके हवाले से पंजाब में हालात बहुत बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। और लेकिन यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं जहां भी स्टेबल बर्निंग की जो है वो इतला होती है, एक सिस्टम भी इन प्लेस किया गया है। ड्रोन्स के साथ जो है वो इसको मॉनिटर किया जाता है। जो हमारी स्टेबल बर्निंग जहां पर भी होती है फौरी तौर पर वो हाईलाइट भी होती है। अच्छा आज़मा साहिबा, बड़े इक़दाम आपने गिनवा दिए, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट के सेक्टर का है। और हमारे यहाँ अनफिट गाड़ियाँ, मतलब इतनी 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ, ट्रक ट्रॉले चल रहे होते हैं, आज भी चल रहे होते हैं। बीच में सख्ती हुई है, भारी जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन जाहिर है कोई मैकेनिज्म इन प्लेस अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। फिर दुनिया में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि किस तरह वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसियाँ देते हैं। इवन सड़कों पर अलग डेडिकेटेड लेन्स तक बना दी गई हैं कि अगर आपके पास EV है तो आपके लिए एक अलग लेन मुख्तस है ताकि आपको बीच में कुछ कहीं रुकना ना पड़े। सो क्या इक़दाम हैं जिससे चंची रिक्शे, मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे कन्वर्ट हों, लोग EVs पे आए, एंड चार्जिंग स्टेशंस बड़ा मसला। मतलब पेट्रोल पंप्स वालों को उनका NOC, उनका लाइसेंस इस चीज से मशरूत करें कि वो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इंसेंटिव्स आपसे पूछ रहे हैं आज़मा साहिबा, क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अब्दुल्ला, और ये पूरी एक पॉलिसी है जो इस हवाले से ऑलरेडी इसकी कैबिनेट भी अप्रूवल दे चुकी है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर मतलब पहले दिन से ये देखिए ना, इलेक्ट्रिक बसें हमने आज ऑर्डर नहीं की हैं, ये इसको 4-5 महीने ऑलरेडी हो गए हैं। और उसके साथ साथ चार्जिंग जो स्टेशंस है, बल्कि ये भी मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि जो बच्चों को बाइक्स दी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो भी उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक बाइक्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वो यही था कि इनकरेज करना है बच्चों को, हमें उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। और वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उनकी चार्जिंग सिस्टम, ये गाड़ियां जो हैं, ये पूरा एक सिस्टम जो है इसके लिए डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और ये चार्जिंग जो हमारी स्टेशन हम आपसे फॉलो अप करते रहेंगे कि किस स्टेज पे पहुंचा है, लेकिन अभी वक्त कम है हमारे पास। आज़मा साहिबा, 24 नवंबर आपको पता है सर पे है और बड़ा इन्हिसार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पख्तूनख्वा से तो लोग आएंगे ही आएंगे, वहाँ तो उनकी हुकूमत है, लेकिन वो कहते हैं जी पंजाब से हमें बड़ी तवक्को है, जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, वीडियोज़ बना के भेजनी हैं। बुशरा बीबी साहिबा का एक खिताब भी, उसकी ऑडियो भी सामने आ गई है। अब तो यहाँ पे भी आपको पता है, आप 3 ख़वातीन हैं जो बड़ी पावरफुल हैं पंजाब में, उधर से बुशरा बीबी भी मैदान में आ गई हैं, तो मुकाबला फिर कांटे का ऐसा लग रहा है कि होगा। क्या प्लान है? लोगों को जाने देंगे, रोकेंगे? देखो अब्दुल्ला, उनका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी सियासत है डिस्ट्रक्शन की, उनकी सियासत है फसाद की, मुल्क में जो है वो मारो और मरो की। जो आपने वो देखा है कल वजीर आला हाउस के अंदर अल जिहाद के नारे लगे हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सी रियासत के अंदर एक वजीर आला हाउस के अंदर अल जिहाद के नारे लगते हैं? और जिहाद वो किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? रियासत के खिलाफ। तो रियासत के खिलाफ तो जिहाद हो नहीं सकता ना। तो जो वो जिहाद नहीं है फिर वो फसाद है, और उस फसाद को बाकायदा सरकारी पुष्टपनाही के साथ जो है वो यलगार वो पहले भी करते रहे हैं। पहले भी ये तमाम जो कभी आज तक कोई अवामी मफाद का कोई मंसूबा आपने सुना हो, कोई अवामी मफाद का कोई काम करते किसी वजीर आला को, इसको आपने देखा हो? ऐसा नहीं है। और पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल स्टोरी और है। मैं बड़ी अल्लाह पाक से बहुत डर के कहती हूँ कि हमें बिल्कुल कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है, क्योंकि पंजाब ने हमेशा इनकी फितना और फसाद की कॉल को जो है वो रिजेक्ट किया है। और इसीलिए अब इनको जो है, अगर बहुत इनको इत्मीनान है, बड़े लोग पंजाब से निकल रहे हैं, तो फिर ये धमकियां देना, पार्टी से निकाल देंगे, टिकट नहीं देंगे, वीडियो बना के लाओ वरना जो है वो तुम हम में से नहीं होगे, ये अगर आपको इत्मीनान हो कि लोग खुद निकलेंगे, अगर आपको इत्मीनान हो कि पंजाब आपके साथ है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सो ये ऐसा है नहीं, और इसीलिए पंजाब के लोगों ने इनकी किसी भी कॉल पर इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और यही एक डिप्रेशन और एक टेंशन है इनकी सफों के अंदर। और
और हम बिल्कुल रिलैक्स है इस मामले में। पंजाब जो है वो कारकर्दगी को सपोर्ट करता है, पंजाब जो है वो डिलीवरी को सपोर्ट। रिलैक्स है इसका मतलब ये है कि कुछ करने के इरादे नहीं है, कोई तैयारी तो होगी ना, कोई किसी को रोकने के इरादे नहीं। मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही आप लोग भूल चुके हैं इस बात को कि 24 को कुछ होना है, इट डजंट मैटर टू यू, या फिर कोई मेजर्स आप लोग भी ले रहे हैं? देखिए अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर हतमी तौर तक जब तक फैसला नहीं करती मैं कुछ अनाउंस तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो तय है कि इनको जाकर कैपिटल को सीज करना और कैपिटल में फसाद करने की इजाजत तो नहीं देंगे, ये तय है। और मैंने जैसे कहा कि पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम पंजाब वो इंटरेस्टेड नहीं है इनके फसाद के अंदर वो करने के लिए। इनके चार शर्त पसंद है, इनके वो शायद वो लोग जिनको पाकिस्तान जो है वो रेड लाइन नहीं लगता, उनको अपना लीडर जो तोशा खाना में और 190 मिलियन पाउंड्स में और मुख्तलिफ चीजों के अंदर जो इन्वॉल्व है, उनको वो अपनी रेड लाइन लगता है। तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान ही सबकी रेड लाइन है, उसको तो हम सपोर्ट नहीं करने देंगे। सो फसाद की इजाजत नहीं होगी। और अनफॉर्चुनेटली तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है, तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि सियासत किसे कहते हैं, तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि जो है वो सियासी एक्टिविटी क्या होती है। ये जब भी निकलते हैं फसाद करने के लिए निकलते हैं, मार जो जला दो और जो है वो अल जहाद करने के लिए निकलते हैं, तो जहाद तो रियासत के खिलाफ जैसे मैंने कहा कि नहीं हो सकता, और जो करता है वो खारजी होता है, और जो खारजी होते हैं उनके साथ जो होना चाहिए वही होता है। बहुत शुक्रिया आजमा साहिबा फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ये तो उसूली फैसला है कि पंजाब से जाके किसी को वफाक पे या इस्लामाबाद पे अलगार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस्लामाबाद इटसेल्फ, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 144 दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेरी बात सुने, अगर दफा 144 अगर हमारे कोई 6-7 लोग इकट्ठे हो गए, हमारे दोस्त ही इकट्ठे हो गए, में भी 12 लोगों को बुलाएंगे तो क्या होगा? वो भी नहीं होगा अलाउड, नहीं मतलब अलाउड होगा, वी आर जस्ट सेइंग दिस। लेकिन 144 नाफिज हुई है दोनों शहरों में। अच्छा जी, लेट्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जा रही है, ट्रॉफी एंजॉय कर रही है, बाकी फैसले हो ना हो ना ट्रॉफी इधर उधर फिर रही है, कर रही है वो सैरे कर रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जी एबटाबाद में नुमाइश हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी बड़ी खूबसूरत जगह है, और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है ट्रॉफी पहुंची। ठंडियानी में स्कूल ट्रिप पड़े जाया करते थे, पता नहीं जाते है ना, पता नहीं, आई रिमेंबर इट। और बड़ी ठंड होती थी, कभी भी चले जाओ तो गर्मियों में भी जाओ तो बड़ी अच्छी थी। एक शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने के लिए पहुंची। अगले मरहले में ट्रॉफी की रुनुमाई होगी आज नथिया गली में, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। सो नथिया गली वालों, मरी वालों पहुंच जाएं अगर आपने तस्वीरें बनवानी है ट्रॉफी के साथ। चैंपियंस ओके, पिछले घंटे में हमने कहा था कि हम शाजिया मरी साहिबा से बात करेंगे, और जाहिर है बिलावल भुट्टो साहब का एक भरपूर शिकवा आपके सामने आया था, जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया था, और फिर शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनाई। वो तो कह रहे हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम कहेंगे इनकी निकाह इनकी शादी जो है वो जल्दी टूटने वाली है। सो किस सतह पे हैं मामलात वफाक और पीपल्स पार्टी में और PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी सतह पे कोई राबता है या नहीं है? शाजिया मरी साहिबा से पूछेंगे। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। अब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एक फैसला कुन एहतजाज का ऐलान जो है वो किया हुआ है, कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इसके लिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। तो पहले तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी को इसमें मुल्क दुश्मनी और साजिश क्यों नजर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहतजाज से कोई मसला नहीं है, हम तो एहतजाज को एक जमहूरी हक समझते हैं और आपने भी यही बात की। लेकिन जिस तरीके का एहतजाज हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से हो रहा है, उसमें इंतशार नफरत ज़्यादा नज़र आ रही है। और हमने हमेशा एहतजाज को आइन और कानून के दायरों में रहकर किया है। अपना जो पीपल्स पार्टी का माजी है वो इस बात की गवाही देता है कि हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। हमने बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत ज्यादतियां पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने देखी हैं, कायदीन ने देखी हैं, लेकिन एहतजाज को जो दायरेकार है उसमें रहकर हमने अपनी बात भी कही है, प्रोटेस्ट भी किया है। बड़ा सिवियर प्रोटेस्ट हमारे होते थे, लेकिन जिस तरह का PTI का प्रोटेस्ट है, आप पूरा पैटर्न उठा के देख लें, गाड़ियां जलाना, इमारत जलाना,
पौधे जलाना, दरख्त जलाना, मोटरसाइकिलें जलाना, आवाम को तकलीफ में डालना, पाकिस्तानी शहरियों को तकलीफ में डालना, तो ये इंतशार ज्यादा है, एहतजाज कम है। अच्छा चलेंगे, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया। अब तहरीक इंसाफ का ऐलान वाजे है तो हुकूमत के इरादे भी काफ़ी वाजे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है और कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को माफ़ी ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं मिलेगी, गुनाहों की सजा के बाद मिलेगी। बड़े स्ट्रॉन्ग ये टर्म्स हैं, तो ऐलान है कि सख्ती से निपटेंगे। क्या हुकूमत ठीक कर रही है आपकी ओपिनियन में? देखिए, हुकूमत के जो बयानात हैं वो तमाम तर मेरे इल्म में नहीं है। हुकूमत यकीनन जब एक जिम्मेदारी की पोजीशन पर होती है तो उधर उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में ले, कोई बिला झिझक आग लगा दे और एक सूबे का वजीर आला जो है वो खुद गाड़ियों को तोड़ता नजर आए, गालियां देता नजर आए, लोगों को मारने पर उकसाता नजर आए और एक वायलेंस का, इंतशार का मुकम्मल डिस्प्ले वो करे और लोगों को इस बात की तरगीब दे, तो यकीनन लोग गलत रास्ते पे जाएंगे। जब वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा तो जो उस वक्त जिम्मेदारी की पोजीशन पर फाइज होगा वो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जरूर लेगा, लेकिन दोनों जानिब से मेरा ख्याल है एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए और एहतजाज अगर पुरअमन किया जाए तो वो बेहतर है, और अगर उसमें इंतशार और नफरत हो तो फिर यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। अब अल्लाह करे कि दोनों जानिब से जो है वो बेहतरी हो और सेंसिबल चीज़ें नज़र आए, लेकिन इस वक्त तक मुझे लगता है कि पीटीआई का जो पुराना पैटर्न है एहतजाज की कॉल का, उसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो कॉल है उसमें कोई अमन होगा, उसमें कोई सिविल बिहेवियर होगा, पीसफुल नहीं। अच्छा साहिबा, ऐसे वक्त में जब वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ने वाला है और उन्हें यकीनन अपने तमाम इत्तेहादियों की मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होगी, ऐसे में बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म से शिकायत भी बहुत सी की हैं और बड़ा संजीदा मामला है। अगर मामला इतना सीरियस हो चुका है तो फिर अगले 4.5 साल क्या एक्सपेक्ट करें? ये इत्तेहाद यूं ही चलेगा, इसकी गारंटी अभी तो बहुत से लोग कह रहे हैं मुश्किल है, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट हुकूमत को सपोर्ट दे रही है और जो हमारे नंबर्स हैं और जिस तरह की हमारी असेंबली में कारकर्दगी है, जिस तरह की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और उनकी सियासी बसीरत है, उनका तरीका है काम करने का। हालिया दिनों में आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि हुकूमत से नहीं हो पा रही थी और हुकूमत की स्ट्रैटेजी जिस तरह की थी और उससे जो इस तरमीम का पैसेज था वो बहुत मुश्किल था। उन्होंने जो लवाजमात है, जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो पूरे नहीं किए और बिलावल साहब ने जब इसमें उनको शामिल किया गया, जब वो सामने आए तो उन्होंने बड़ी एक मैं समझती हूँ कि एहसन तरीके से, बड़ी बुर्दबारी से इस प्रोसेस को वो आगे लेकर चले, बल्कि वो लीड रोल में नजर आए। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। तो मैं समझती हूँ कि जब बिलावल साहब इतना ज्यादा हुकूमत को एक इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह की सपोर्ट देते हैं तो उनके साथ किए गए जो कमिटमेंट्स हैं वो हुकूमत को पूरे करने चाहिए। देखिए, कमिटमेंट तो किसी को भी किसी के साथ पूरे करने चाहिए, वो तो एक जबान होती है, वो तो एक ज़र्फ होता है। लेकिन अगर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम से कबल बातें करे कि जी ये कमिटमेंट हमारी है और हम पूरी करेंगे, और 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद और एकदम जो है वो एक और जानिब रुख कर ले तो यकीनन अफसोस होता है। अच्छा शाजी साहब, अब इस गर्मा गर्मी में मुल्क का भला तो इसी में है कि सब फरीक जो है वो किसी तरह डायलॉग कर लें, और अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग होता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें किरदार अदा कर सकती है, और क्या इसके लिए कोई कोशिशें भी हो रही हैं कि नहीं? देखिए, इसके लिए प्री रेक्विजिट ये है कि पीटीआई के अंदर भी जो समझदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आए। इस वक्त तो पीटीआई के अंदर भी बहुत खिचड़ी है, एक तमाशा सा है पीटीआई के अंदर, तो वहां पर भी कोई सीरियसनेस नहीं है पॉलिटिकली। अगर कोई सीरियसनेस नजर आए, और हुकूमत को भी यकीनन उनको अप्रोच करना चाहिए। हमने तो हर लम्हे, हर मोड़, हर मौके पर कहा है कि जी
पीटीआई को भी इंगेज करें, तमाम पार्टीज को इंगेज करें, चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो मुल्क के मसाइल हो, सबको साथ लेकर चलें। क्योंकि जब सब लोग मिलकर इस मुल्क की फलाह, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। पीटीआई तुली हुई है मुल्क को नुकसान पहुंचाने में। कभी हुकूमत में होते थे तो तब भी उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया। आज भी अगर ऑपोजिशन कर रहे हैं तो अवाम की तो बात नहीं कर रहे, वो एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए कह रहे पाकिस्तान का पहिया जाम कर दो, आग लगा दो, सड़कें बंद कर दो, रास्ते रोक दो। देखिए, इससे हमें नुकसान होता है, हमारी तरक्की को नुकसान होता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान होता है। तो वो भी गलत कर रहे हैं, और हुकूमत अगर उन्हें एंगेज नहीं कर रही है तो वो भी ठीक नहीं कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहैसियत एक सियासी कारकुन जमहूरियत का, जमहूरी सोच का यही तकाजा है कि हम मिलकर बात करें, बशर्ते ये कि दोनों जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी हो। पीटीआई को भी सियासी रवैया अख्तियार करना चाहिए और हुकूमत को भी अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आप कह रही हैं कि पीटीआई भी सियासी रवैया अपनाए, और हुकूमत अगर एंगेज नहीं कर रही है उनके साथ तो वो गलत कर रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को पीटीआई के साथ एंगेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाजिया, शुक्रिया आपका शाजिया मनी साहब। कैंडिड ओपिनियन जुमला इन्होंने कहा तमाशा सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग शायराना सा। एक वैसी गुफ्तगू के दौरान एक जुमला होता है ना जो बड़ा म्यूजिकल साउंड करता है। अच्छा जी, तमाशा तो फिर लग भी सकता है ना। बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।